सन 32 में मैं लाहौर में मॉडल टाउन में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब सिविल सर्वेंट थे गवर्नमेंट में, और मेरी वालिदा स्कूल में मैथमेटिक्स की टीचर थी। तो इस तरह से पढ़ने लिखने का घर में माहौल जो था वो बहुत था। तो मैंने स्कूल में मैट्रिक जो किया तो सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से किया। सन 47 में पार्टीशन से पहले मार्च सन 47 में मैट्रिक किया मैंने, यानी पार्टीशन से पहले आखिरी बैच था वो ऑल इंडिया का। तो मैट्रिक करने के बाद फिर मेरे वालिद साहब की अपॉइंटमेंट ऑस्ट्रेलिया में हो गई 1 साल के लिए। तो हम फैमिली उनके साथ 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया सिडनी चली गई। फिर जब मैं वापस आया तो सेकंड ईयर में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने फिर वो ऑस्ट्रेलिया में कर लिया हुआ था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में फिर मैंने रहा, वहाँ मैंने अपना बैचलर्स वहाँ से किया, बीए फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में। उस वक्त मेरा ख़्याल था कि मैं फ़िज़िक्स में स्पेशलाइज़ करूँगा, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स कुछ कमज़ोर थी। तो इसलिए फिर वो इरादा मैंने छोड़ दिया, और बिल आखिर मैंने फिर लॉ किया। इंग्लिस्तान से जाके मैंने लॉ किया, इस ख्याल से बिल्कुल नहीं कि मैं लॉयर बनूंगा, बल्कि प्रैक्टिस करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं ये समझता था, और अब भी समझता हूँ, कि लॉ यानी जूरिस्प्रूडेंस, यानी द फिलॉसफी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, वो इंसान को उसके कल्चर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस एतबार से मेरी दिलचस्पी जो थी वो जूरिस्प्रूडेंस में बनी, और यूं मैं समझता हूँ कि मुझ में एक अदब का भी ज़्यादा वो अप्रिसिएशन आई, तारीख़ की ज़्यादा अप्रिसिएशन आई, बर्र सग़ीर की तारीख़ और आलमी तारीख़। तो जूरिस्प्रूडेंस ने मेरी सोच को बनाने में बड़ी मदद की। 9वीं और 10वीं जमात में सेंट्रल मॉडल स्कूल में गुलाम नबी भट्ट साहब मेरे क्लास टीचर थे, और मेरे मैथमेटिक्स और अंग्रेज़ी के उस्ताद भी थे। मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे बच्चे से इंसान गुलाम नबी भट्ट साहब ने बनाया। उन्होंने मेरे अंदर कदरें डाली। वो उस ज़माने में हमारे उस्ताद भी होते थे बड़े डेडिकेटेड किस्म के लोग। तो वो छोटी सी तनख्वाह के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि उनको मज़ा आता था बच्चों को बनाने में। तो गुलाम नबी भट्ट साहब बड़े खूबसूरत इंसान थे और निहायत उम्दा उस्ताद। ये पाकिस्तान टेलीविज़न की खुशकिस्मती थी कि उनको बहुत शुरू में इनकी खिदमत हासिल करने का मौका मिल गया। अनवर सज्जाद, इंजार हुसैन और इशफाक अहमद, ये एक पूरी एक टीम थी जो शुरू में इनके साथ चली है। वो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ ये जुड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स भी खुद एक ह्यूमैनिटीज़ ही का हिस्सा बनता है, फिज़िक्स भी ह्यूमैनिटीज़ का हिस्सा बनता है। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, आइंस्टाइन तो बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे। हालांकि इस दौर के सबसे बड़े साइंसदान समझे जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े इंसान थे, वो ह्यूमनिस्ट थे। देखिए, असलम आज़द साहब तो इस पूरी मीडिया में एक जायंट की हैसियत रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को तो जो बनाया सो बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने प्रोफेशनल
पर्सनल, एथिकल जो स्टैंडर्ड्स की वो बात करते थे और लोगों को सिखाते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर भी उस तरह की. ही वॉज डेड ऑनेस्ट, पेनफुली ट्रूथफुल, और हमने तो प्रोफेशनली उनसे बहुत डील किया है. एंड आई टेल यू, जो प्रोफेशनली जब वो ज़बान पे उनका अबूर कमाल था. अंग्रेज़ी बोलते थे तो एक लफ्ज़ उर्दू की आमेज़िश नहीं होती थी, उर्दू बोलते थे तो एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं होता था. परफेक्ट इमैक्युलेट डिलीवरी होती थी. प्लानिंग करते थे प्रोग्रामिंग की, उसकी एथिकल सेंस भी होती थी, उसका सोशल इम्पैक्ट देखते थे. हमारी कोई ज़बान ही नहीं रही, मिंग्लिश है अब. यहाँ तक कि वो फल वाला जो नीम पढ़ा लिखा है वो भी फ्रूट बेचता है, फल नहीं बेचता, फ्रूट बेचता है. असलम अज़हर साहब एक अहद साज शख्सियत थे. तस्वीर और आवाज़ के ज़ेरो बम को उससे ज़्यादा कोई नहीं समझता था. वो पाकिस्तान में असल टेलीविज़न के बानी शुमार किए जाते हैं और दुनिया भर में उनको एक मुनफरद मुकाम हासिल था. वो ना सिर्फ ये कि साहिब इल्म बल्कि कम्युनिकेशन के भी उस्ताद थे. तरक्की को या तब्दीली को रोका नहीं जा सकता. अगर एक दौर आया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए हमारे यहाँ और लोगों ने किताबें, या कम से कम नौजवान लोगों ने किताबें पढ़नी कम कर दी और टेलीविज़न के सामने बैठना ज़्यादा वक्त सर्फ करना शुरू कर दिया, तो ये तो होना ही था. अच्छा है या बुरा है ये तो इंसान बनाता है उसको. बज़ाते खुद साइंस ना अच्छी है ना बुरी है. बज़ाते खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना अच्छा है ना बुरा है. हम उसको इस्तेमाल जैसे करें उससे बेहतरी की तरफ या बदतरी की तरफ तब्दीली जाती है. गरीब परवर इंसान थे, पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखने वाले थे. आज जो कुछ टेलीविज़न की नशरियात में हो रहा है, दुख था उन्हें कि ये क्या हो रहा है. उनकी तालीम, उनकी तरबियत में हमने जो कुछ सीखा, शायद अब ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं होगा. जवानी के ज़माने में बर्मा ऑयल कंपनी में मुलाजिम था. पहले कराची में, फिर सुई गैस फील्ड में मैंने 1 साल काम किया एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर. उसके बाद मेरी तब्दीली चिटागांग हुई जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था. चिटागांग में बैठे हुए एक दिन मुझे ख़याल आया, असलम पढ़ें फ़ारसी और बेचें तेल. और मैं तो लफ्ज़ी मानों में तेल बेच रहा था बर्मा ऑयल कंपनी में. तो मैंने उसी दिन अपने जनरल मैनेजर को इस्तीफ़े का ख़त लिख के और पेश कर दिया. कराची जब मैं आया तो मेरे अब्बा ने कहा कि क्या प्रोग्राम है. मैंने कहा जी अभी देखता हूँ, फ्रीलांस करूँगा अभी. तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के ज़माने से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तो शुरू कर रखी थी. मैं बाकायदा रेडियो ब्रॉडकास्टर था इवन एज अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज. तो मैंने रेडियो पाकिस्तान कराची से प्रोग्राम करने शुरू किए, ख़बरें पढ़नी शुरू की. ट्रांसक्रिप्शन सर्विस जो थी, सलीम गिलानी साहब जिसके उस वक्त डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने मौसीकी पे, कल्चर पे बहुत सारे रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी शुरू की और बनाई. असलम अज़हर साहब एक इंतहाई अजीम शख्सियत के मालिक थे. बल्कि ये कहना भी गलत ना होगा कि वो अपनी शख्सियत में पूरा एक इदारा थे. मैंने उनको एक कम गो लेकिन इंतहाई साफ़ गो इंसान पाया. वो बहुत मुखलिस और शफीक इंसान थे. मेरा लड़कपन से रुझान परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ था. कराची में हमने थिएटर ग्रुप कायम किया. तो इस तरह से होते होते एक वक्त आया कि मैं कराची में कहीं बैठा हुआ था
تو مجھے فون آیا ایک دوست کا کہ اسلم لاہور میں حکومت پاکستان نے جاپانیوں کو ٹھیکہ دیا ہے کہ وہ ایک پائلٹ ٹی وی اسٹیشن قائم کریں اور انہیں ایک پاکستانی کی تلاش ہے جو اس کے پروگرامز کا ڈائریکٹر بنے، تو تمہارا وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں گیا ان کے پاس اس جاپانی کے ساتھ، مسٹر اینوئے۔ بعد میں اینوئے صاحب سے میری بڑی گہری دوستی بھی ہو گئی تھی، بہت گہری دوستی، لیکن بہرحال اس دن انہوں نے مجھ سے باتیں کیں تو میں نے ان سے کہا، اینوئے صاحب مجھے ٹیلی ویژن کے بارے میں تو کچھ نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا نہ کسی اور پاکستانی کو پتہ ہے لیکن کیونکہ تمہارا بیک گراؤنڈ تھیٹر کا، ریڈیو کا ہے، کلچر کا ہے، تو اس لیے تمہارے اندر وہ را مٹیریل تو ہے کہ تم چلاؤ۔ تو میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے لاہور بھیج دیا، اسٹیشن ہمارا اس وقت قائم ہو رہا تھا وہ۔ تو اس طرح سے ہم نے لاہور کا پائلٹ اسٹیشن سن 64 میں شروع کیا۔ وہ یہ ہوا کہ ہم ایک ڈرامے میں ساتھ کام کر رہے تھے، اسٹیج کا ڈرامہ تھا کراچی میں، تو 1961 کی بات ہے۔ تو اس وقت پھر ہماری ملاقات ہوئی اور مطلب یہ کہ کچھ عرصہ لگا ایک دوسرے کو جاننے میں، مگر مطلب ہم دونوں میرا خیال ہے سمجھ گئے کہ اگر ہمیں مطلب پوری زندگی کسی کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ شخص ہمارے لیے موضوع ہے۔ بس پھر شادی ہو گئی ہماری، اور شادی ہوتے ہی یہ ہوا کہ ہم لاہور آ گئے، یعنی سمجھیں کہ شادی کے اگلے دن، اور اسلم نے وہاں پی ٹی وی لاہور پہ مطلب کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے فضل کمال صاحب کو میں نے لیا تھا ریڈیو پاکستان سے، دوسرے نمبر پہ میں نے زکا درانی صاحب کو لیا تھا جو کراچی آرٹس کاؤنسل میں تھے، تیسرے نمبر پہ نثار حسین صاحب ڈیزائنز ڈپارٹمنٹ میں، توفیق اعجاز صاحب کو رکھا ایز ہیڈ آف ڈیزائنز، اور ان کے ڈیپوٹی جمیل آفریدی صاحب کو رکھا۔ He was the father of television, will remain so، اور جتنا لوگ ان کی تعلیمات اور ان کے پھیلائے ہوئے پیغام کو آگے پہنچائیں گے اتنا ہی آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ تو جب جوانی میں لوگ ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو کتابیں پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں وہ، اور شغل چھوڑ دیتے ہیں، تھیٹر بھول جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ سبق تو یہی سیکھا کہ ایک تو یہ کہ تنقیدی سوچ، یہ نہیں کہ ہر چیز پہ تنقید کرنا، بلکہ یہ کہ کریٹیکل تھنکنگ، کہ ہر چیز کو ریشنلی دیکھنا اور ایویں ہی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جانا، اور یہ کہ ایک سچی نیت، غریبوں، ہمیشہ غریبوں، مظلوموں، مزدور، کسانوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی بلکہ ان سے انسپائر ہونا۔ تو یہی سب سے بڑے ان کے سبق ہیں۔ باقی تو وہ ایک ایک چیز اب میں گن سکتا ہوں، ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں وہ انہیں کی وجہ سے۔ کریٹیکل فیکلٹیز جو ہے نا، تنقیدی صلاحیت، میرے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی صلاحیت ہے یہ، کہ کتاب پڑھوں تو تنقیدی نگاہ سے پڑھوں، ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھوں تو تنقیدی نگاہ سے دیکھوں، تاکہ میں خود یہ فیصلہ کر سکوں کہ اگر مجھے یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے، کیوں اچھا لگ رہا ہے، کیوں؟ تصویر اچھی ہے، چلو، ایکٹنگ اچھی ہے، چلو، اس کی جمالیات کیسی ہیں، ہاں، اچھی یا بری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پرفارمنگ آرٹس